वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं थ्रू प्रैक्टिस पेपर। और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप अपने एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके सामने ये जो चैनल लिखा है फैक्ट्स विद भारत, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेटिव और काफी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। और पीडीएफ जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है। और हमारी वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर की तरफ। आज हमारे सामने है प्रैक्टिस पेपर 2 और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं? नियमित आहार, औषधीय आहार, संशोधित आहार या चिकित्सीय आहार? तो ये होता है संशोधित आहार, यानी कि नॉर्मल खाने से थोड़ा सा बदलाव करके अलग से रोगी के हिसाब से दिया जाता है। एक तैयार मृदु आहार में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, कुचले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ, गाढ़े तरल खाद्य पदार्थ या अधिक रेशे युक्त खाद्य पदार्थ। तो ये होता है भाई कुचले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्य मूलक खाद्य, फॉर्मूलाबद्ध खाद्य, संश्लेषित खाद्य या विनिर्मित खाद्य? तो इसको हम कहते हैं कार्य मूलक खाद्य। ठीक है, क सही हो जाएगा। डैश उन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की योजना है जो कि आप कह सकते हो कभी विद्यालय जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं KGBV। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, घ सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है अब हमारे सामने कि सन डैश में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो ये 1920 में हुआ, क सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है सन डैश से महिलाओं ने जीन्स पहननी शुरू करी। तो भाई लगभग 1950 से, तो हमारा ख सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, रोगाणु जीवों का शरीर में प्रवेश का क्या परिणाम होता है जो संख्या में बढ़ते हैं और रोगों को उत्पन्न करते हैं? खाद्य विषाक्तता, खाद्य संकट, खाद्य संक्रमण या खाद्य अविशालता? तो ये होता है खाद्य संक्रमण। ठीक है, जो ये इन्फेक्शन सा हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, वो हम इसको कहते हैं खाद्य संक्रमण, जो कि रोगाणु जीवों का शरीर में प्रवेश हो जाता है, फिर इससे ये फूड इन्फेक्शन हो सकता है। अगला हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि भाई आलोड़न और फिर है अवपातन, चक्रण और ताप स्थायी। तो आलोड़न को हम क्या कहते हैं कि भाई इसको हम कह सकते हैं ऊपर से भरने वाली मशीन। फिर अवपातन क्या है? सामने से भरने वाली मशीन। फिर उसके बाद चक्रण क्या है? जल निष्कर्षण। ठीक है, और उसके बाद ताप स्थायी क्या है? तापमान नियंत्रण। सो हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे पर अधिपत्य या प्रस्थान? तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई मनोरंजन, मनोरंजन नहीं होता भाई अतिथि चक्र में। छतेरा ग्राम परियोजना 1969 में दिल्ली के एक छोटे से गांव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई। इस परियोजना में कौन सा समाचार पत्र जुड़ा हुआ था? तो इसके अंदर हिंदुस्तान टाइम्स जुड़ा था, ख सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तेजक रंग नहीं है? लाल, पीला, नारंगी या बैंगनी? इसके अंदर बैंगनी जो है वो उत्तेजक नहीं है, ज्यादा चटक नहीं होता। बाकी लाल, पीला और नारंगी चटक रंग होते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से आवरणक रंग हैं? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, उदासीन रंग या शांत रंग? तो उदासीन रंग जो है वो आवरणक होते हैं। फिर है रिक्त स्थान भरो। ठीक है, रिक्त स्थान भरो में क्या है कि डैश और डैश प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में बहुत छोटे बच्चों की देखरेख के लिए पूरे दिन कार्यक्रम है। तो ये क्या है? इसके अंदर क्या आएगा भाई? डे केयर और जो शिशु केंद्र होते हैं, क्रेच होते हैं, ये देखभालकर्ता वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो है यहाँ पे इमेज आधारित प्रश्न आ रखा है। तो इसमें होता क्या है कि भाई प्रोटीन जब हमारे शरीर में
कम होता है, कुपोषण हो जाता है, तो ये क्वाशियोरकर बन जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्वाशियोरकर है। फिर है इस बीमारी को पहचानिए। अगली बीमारी हमें पहचाननी है कि भाई ये कौन सी है। इसको गलगंड कहा जाता है। गले में ये जो ऐसे गोला सा आ जाता है, इसको गलगंड हम कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब आप कह सकते हो आयोडीन की कमी के कारण भी ये होता है। 12वां प्रश्न, रेशमी साड़ी पर पाए जाने वाले मानकीकृत चिन्ह का चित्र बनाइए। अब भाई सिल्क वाला जो है आपको अगर याद है या नहीं है, एक ऐसे ये बॉक्स होता है, ठीक है, और उसके अंदर भाई एक ऐसी बटरफ्लाई सी बनी होती है, कुछ इस तरीके से वो बना होता है सिल्क वाला जो निशान होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप उसको बना लोगे। 13वां प्रश्न, संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किन्हीं दो कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो वो कौन से कार्यक्रम है भाई? एक तो इसमें सबसे पहला होता है गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और युवा विकास कार्यों में डिप्लोमा आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने 14वां प्रश्न, पोशाक में आवर्तिता सृजन करने के लिए दो तरीकों का सुझाव कीजिए। इसमें पहला तरीका है दोहराकर। इसमें क्या होता है कि यह कसीदाकारी युक्त लेस, बटन, पाइपिंग, रंग आदि को गले और बाहों और किनारों पर दोहराकर प्राप्त किया जा सकता है। फिर है उतार चढ़ाव। इसमें क्या है कि भाई वृद्धि अथवा कमी या फिर उतार चढ़ाव मोटिफ, रेखाओं, बटनों, रंगों, बनावटों के माप में वृद्धि अथवा कमी करके प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है विकिरण, और एक और होता है भाई समांतरता। ये आपको एक्सप्लेन करने हैं, ये मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। अब अगला है हमारा केस स्टडी पर आधारित जो है ये प्रश्न है, और इसके अंदर आप पहले केस स्टडी को पढ़ लेना और इसी पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आप बता सकते हो इसके आंसर। फिर मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड है तो आप इसको पढ़ के बता सकते हो। आगे है अब हमारे सामने खंड ग। खंड ग के अंदर समझते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं हमसे। ठीक है, तो खंड ग के अंदर सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है कि भाई आज के सूचना प्रधान समाज को जागरूकता, संवेदनशीलता और शिक्षा और आम जनता को सशक्त बनाने के लिए संचार एवं विस्तार के अनुशासन की आवश्यकता है। जनता तक पहुंचने के लिए विकास संचार के 4 साधन बताने हैं अब हमें। सबसे पहला साधन आप कह सकते हो भाई अभियान। ठीक है, अभियान किस तरीके से कि भाई विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्रियों जैसे बैठक करके, भ्रमण करके, और आप अभियान चला सकते हो जिससे लोगों को जानकारी मिलेगी। रेडियो और टेलीविजन से लोगों को जानकारी मिलती है, प्रिंट मीडिया से जानकारी मिल सकती है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कंप्यूटर है या ये सब, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अथवा वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। 23वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं अब हम। 23वें प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है, संस्थागत देखभाल के साथ एक बड़े भाई बहन द्वारा एक टोडलर के लिए देखभाल की तुलना के 2 तर्क प्रस्तुत करें। एक टोडलर जो छोटा बच्चा होता है, एक तरफ एक बड़ा भाई बहन और एक तरफ संस्थागत देखभाल है, दोनों को कंपेयर करना है। तो बड़े भाई बहन द्वारा बच्चों की देखभाल क्या है कि भाई छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए बड़ी भाई बहन अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी और इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं होते, और बड़े भाई बहन स्कूल शिक्षा में भाग लेने में असमर्थ हो जाते हैं और अशिक्षित रह जाते हैं। अब ये सोचो भाई, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पालता रह जाएगा तो वो खुद कब पढ़ेगा। वहीं संस्थागत देखभाल जो होती है वहां पे सारे लोग बहुत ट्रेंड होते हैं। ठीक है, और लोग अपना काम भी कर सकते हैं, बच्चे बड़े वाले जो हैं वो पढ़ने भी जा सकते हैं, साथ में छोटे वाले की केयर वहां पे हो जाएगी संस्था में। ये होता है। 24वां प्रश्न, बीमारी के दौरान पोषण संबंधी देखभाल में सम्मिलित 4 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो भाई बीमारी के दौरान एक तो है भाई पोषण स्थिति की मूल्यांकन करना कि भाई क्या न्यूट्रिशन का लेवल चल रहा है, या पोषण समस्याओं का निदान करना क्या दिक्कत है, पोषण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और वरीयता तय करना कि पहले क्या देना चाहिए खाने के लिए, और पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ती है तो पोषण को चेंज करो। फिर है रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जिस पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो इसमें क्या क्या चाहिए कि भाई स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सीय इतिहास की विस्तृत जानकारी। ठीक है, और इसके अलावा प्रयोगशाला और भौतिक मापों की जानकारी जो जो डॉक्टरों को भाई दी जाती है कि ये दिक्कत रह चुकी है। ठीक है, और ये आप मेन इसमें बता सकते हो। 25वां, भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हैं, 4 उदाहरण सहित बताओ।
भोजन के बिगड़ने या फिर भोजन जो खराब हो जाता है, इसमें क्या है भाई, कीड़े मकोड़ों का आक्रमण हो जाना, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर सही ना होना, यहाँ प्रकाश के डायरेक्ट कांटेक्ट में खाना आ जाना, ऑक्सीजन और नमी बहुत ज्यादा हो जाना, या यीस्ट फफूंदी वगैरह लग जाना, ये सारे आप कह सकते हो कि मतलब कारण होते हैं। फिर उसके बाद 26वां प्रश्न है, विकास संचार में जीविका के लिए आवश्यक किन्हीं 4 कौशल बताइए। संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए भाई, समस्या समझ में आनी चाहिए। सृजनात्मक कौशल होना चाहिए, आपको ये पता है कि भाई आप रचनात्मक हो, थोड़े क्रिएटिव होने चाहिए, लोगों को आप अट्रैक्ट करो। टेक्निकल आपको कौशल होने चाहिए, प्रश्न करने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई सामने वाले से कैसे क्या पूछना है। 27वां प्रश्न है, ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बतानी है आपको, और एनसीएफ 2005 के अनुसार ईसीसीई के मूल उद्देश्य भी बताने हैं। ईसीसीई की फुल फॉर्म है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार जो है इसके कुछ उद्देश्य हैं कि भाई बच्चे का समग्र विकास हो सके, जिससे उसको अपनी क्षमताएं पता चले, विद्यालय के लिए वो तैयार हो सके। सो ये इसमें आ जाता है। 28वां प्रश्न है, आपकी सहेली मनीषा नैदानिक पोषण और आहारिकी में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, यानी कि वो कॉलेज लेवल पे इस कोर्स को करना चाहती है, तो आप उसको क्या मतलब उसका मार्गदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य क्लब या व्यायामशाला में सलाहकार या चिकित्सक के आहार विशेषज्ञ वो बन सकती है। अस्पताल के विभाग होते हैं वहां काम कर सकती है। फ्रीलांसर वो बन सकती है कि भाई खुले रूप से और सभी को वो अपनी सेवाएं दे डाइटिशियन बन के, या स्कूल्स वगैरह में वो काम कर सकती है। इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर है 29वां प्रश्न हमारे सामने, आतिथ्य सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले 6 विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों पर विस्तार से जानकारी दीजिए। होटल है भाई, होटल क्या है कि यहाँ पे अतिथियों को आवास मिलता है, भोजन मिलता है। एक मोटल होता है भाई, मोटल क्या है, होटल जैसा ही होता है, और ये इसमें क्या होता है, बस पार्किंग की सुविधा भी होती है, और जो दरवाजा होता है कमरे का वो पार्किंग के वहीं खुलता है। एक होता है लॉज, लॉज जो होता है ये किराए पे आपको जगहें मिल जाती हैं, ये विशेष रूप से सोने के लिए हो सकता है। और फिर आते हैं रिजॉर्ट्स, सैरगाह जिसको हम कहते हैं, बहुत ही मनोरंजन वगैरह यहाँ पे होता है, क्रियाकलाप मिल जाते हैं आपको करने के लिए, खेल वगैरह। फिर है सुसज्जित फ्लैट्स, ठीक है, और एक होता है कैंप, जब आप हाइकिंग वगैरह करते हो तो आप कैंप लगाते हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है अब हमारे सामने, सभी खाद्य सेवा उपलब्ध कराने वाले को बेहतर निर्माण विधियों को अपनाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले 4 मुख्य मतलब विशेषताएं आपको बतानी है। सबसे पहला है भाई, कच्चा माल और पानी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं लोग जितने भी परिसर में वो साफ सुथरे हों, और खाने को सही टेम्परेचर पे रखा जाए, और बेहतर सेवा मिले वहां पे भाई, ठीक है। फिर है, संक्षिप्त में समझाइए कि संदूषण से अपमिश्रण कैसे भिन्न है। तो संदूषण क्या है कि भाई खाने में जब हानिकारक खाना, कुछ बाहर का ऐसा पदार्थ जब आ जाता है तो वो संदूषण कहलाता है, ठीक है। और वहीं अपमिश्रण का मतलब होता है बेईमानी करना, मिलावट वगैरह करना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। फिर हमारा अगला जो प्रश्न है वो है 31वां प्रश्न, जीवन कौशल शब्द की व्याख्या कीजिए। लाइफ स्किल्स, किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर कौन से वो स्किल्स हैं जो होने ही होने चाहिए आपके पास। एक तो है उत्पादकता पूर्ण कार्य, आप प्रोडक्टिव रहो, अच्छे तरीके से सीखो सब कुछ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आप मिलजुल कर काम करो, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आप एकाग्र रहें, आप सूझबूझ से काम करें, आपके अंदर जो है मतलब आप मतलब दूसरों से काम करवा पाएं, ये योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, ये सब आ जाएगा। 32वां प्रश्न है, आपके पड़ोसी अनिल शर्मा परिधान की दुकान खोलना चाहते हैं कपड़े वगैरह की, और उन्हें 4 बातें बताओ इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है भाई सही व्यापार। भाई देखो, फुटकर व्यापारी को अपनी शेल्फें उस सामान से भरी रखनी चाहिए जो ग्राहकों को चाहिए, ये नहीं कि जो चाहिए ही नहीं वो भी आप लेके बैठे हो। सही जगह पर हो जहां पर ग्राहक पहुंच पाए, और सही समय पर, ठीक है, आप बेचें, सही मात्रा में रखें, और रेट सही लगाएं, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी छोटी बहन प्रीति एक सजीली पोशाक सिलवाना चाहती है, उसे 4 मूल आकृतियों के बारे में बताएं। तो प्राकृतिक आकृतियां होती हैं, फैशनेबल शैली वाली आकृतियां होती हैं, ज्यामितीय आकृतियां आपको मिल जाएंगी कपड़े में, अमूर्त आकृतियां होती हैं बहुत सारी, ये तो आपने फोटोज में देखी होंगी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। फिर है 34वां प्रश्न, मालिनी को डॉक्टर ने बताया है कि उसका 3 साल का बेटा राजू कमजोर है क्योंकि वह अल्प पोषण से पीड़ित है, कुपोषित है वो। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं भाई, वो रोग हो, उसको कोई भोजन सही ना मिलता हो, पानी सही से ना मिलता हो, साफ सफाई ना होती हो, स्वास्थ्य सेवाएं वहां अच्छी ना मिलती हो,
ठीक है, और ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा जो 35वां प्रश्न है, वो हमसे ये कहता है कि आपके दोस्त दिनेश ने 2 महीने पहले एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जो अब काम करना बंद कर चुका है। इस संदर्भ में किन्हीं 2 उपभोक्ता अधिकारों के बारे में आपको लिखना है जिसको वो जानना चाहता है, या वो मतलब जो उसको पता होने चाहिए। एक तो है सुने जाने का अधिकार, जो उसको दिक्कत आई है उसकी शिकायत सुनी जाए, शिकायत निवारण मिले, उसकी शिकायत का रिजोल्यूशन उसको मिले। ठीक है, ये कुछ 2 बातें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। और 6 तरीके बताने हैं जिनके द्वारा उसे एक जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में आप घोषित कर सकते हो कि भाई उसे सारी जानकारी हो कानून वगैरह की, खरीदने से पहले कीमतों की वो तुलना कर ले, बाजार में सर्वे कर ले क्या कितने का है, क्वालिटी उसको अच्छे से पता हो, लेबल देखना उसे आता हो, रसीद लेनी आती हो, तो ही वो हम उसको एक अच्छा उपभोक्ता कह सकते हैं। 36वां प्रश्न है अब हमारे सामने, अस्पतालों में की जाने वाली धुलाई की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताइए। तो अस्पतालों में देखो होता क्या है, आपात विभाग होता है यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, ओटी ओपीडी। ठीक है, यहाँ से क्या है गंदे कपड़े आते हैं, कपड़े के भंडार सीधे अस्पताल से धुलाई घर तक ले जाए जाते हैं। गंदे कपड़ों को उतारना, अलग करना, बिस्तर की चादर साफ करना, हल्की गंदी और ज्यादा गंदी, रोगियों की पोशाकें, डॉक्टरों की पोशाकें, कंबल, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। धुलाई का काम बड़ी मशीनों द्वारा किया जाता है, फिर कपड़े सुखाए जाते हैं, कपड़े प्रेस किए जाते हैं, तय लगाया जाता है, ढेर लगता है, फिर कपड़ों को पैक किया जाता है और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वापस कपड़े भेज दिए जाते हैं। सो इस तरीके से ये हमारा सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय